लॉकडाउन में कोरोना है सबका रोना, डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है, 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कक्षा 10 की संस्कृत की कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलम रावत, प्रधानाध्यापिका, राजकीय हाई स्कूल बीबीपुर, बीकेटी, लखनऊ। बच्चों, आज का हमारा विषय संस्कृत, उपविषय व्याकरण, प्रकरण संधि, भाग 2, कक्षा 10। बच्चों, संधि के विषय में हम आगे विस्तार से चर्चा करें उससे पूर्व आज के मुख्य बिंदुओं पर हम दृष्टि डालते हैं। आज की चर्चा के मुख्य बिंदु में पठित संधि का पुनरावलोकन करेंगे, व्यंजन संधि की परिभाषा, लक्षण, प्रकार हम पढ़ेंगे। तत्पश्चात व्यंजन संधि के मुख्य सूत्रों पर चर्चा करेंगे, जिसमें मो अनुस्वारः सूत्र पढ़ेंगे तथा अनुस्वारस्य यही परसवर्णनः सूत्र हम पढ़ेंगे। तत्पश्चात अभ्यास के कुछ प्रश्न और गृह कार्य हम पढ़ेंगे। बच्चों, संधि की परिभाषा हमने अपने पहले भाग में पढ़ी थी। पुनरावलोकन में हम पुनः एक दृष्टि डालते हैं कि संधि, सबसे पहले हमने पढ़ा था संधि सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय के योग से बनी है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़, योग या फिर मेल। परिभाषा के रूप में वर्णानाम परस्परम विकृतयत संधानम संधि, वर्णों के परस्पर विकार युक्त या विकार सहित संधान या मेल को हम संधि कहते हैं। जैसे यथा देव धन आलयः, देवालयः, देव में आ स्वर छुपा हुआ है जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, और आ आपके समक्ष दिख रहा है। दोनों स्वर मिल करके दीर्घ स्वर बनाते हैं और इसी प्रकार से देवालय में बड़ा आ की मात्रा आपको दिखाई दे रही है। लक्षण इसका क्या है? विकृति लक्षणम संधेह, विकृति, विकार होना, विकृत होना ही संधि का लक्षण होता है। जैसे देव धन ईशः, देव में आ है और ई स्वर दोनों को जब हम मिला देंगे तो एक नवीन स्वर बनेगा और वो नवीन स्वर है ए। इसीलिए देवेशः में एक वा के ऊपर ए की मात्रा लगी हुई है। संधि के नियम हमने पढ़े थे बच्चों। संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। संहिता में एक पद में संधि नित्य होती है अर्थात अनिवार्य होती है। नित्या धातु उपसर्गयोः, धातु और उपसर्ग में संधि अनिवार्य होती है। इसी प्रकार से नित्या समासे, समास में भी संधि अनिवार्य होती है अर्थात आवश्यक होती है। वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, वाक्य में वक्ता की विवक्षा या वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह संधि करके वाक्य बोलना चाहता है अथवा संधि विच्छेद करके वाक्य बोलना चाहता है। बच्चों, हमने पढ़े थे संधि के प्रकार, जिसमें स्वर संधि, जिसे अच संधि भी कहते हैं। दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं। और विसर्ग संधि, विसर्ग संधि बच्चों आपने अयोगवाह पढ़े होंगे, विसर्ग भी अयोगवाह है। और इस प्रकार से अगर हम इसको अयोगवाह संधि कहें तो भी उचित होगा। स्वर संधि में हमने परिभाषा पढ़ी थी, दो स्वरों के योग से होने वाले परिवर्तन
या विकार को स्वर संधि या अच संधि कहते हैं। अर्थात स्वर संधि हम किसे कहेंगे? जब दो स्वर अपने निकट आ जाएंगे, बहुत निकट आ जाएंगे, तो उसमें जो विकार उत्पन्न होगा उस विकार को हम स्वर संधि कहेंगे। जैसे वाचन धन आलयः, वाचनालयः। वाचन में हमने आपको बताया था बच्चों पिछले भाग में कि स्वर जो होते हैं वो जो व्यंजन है हमारे वो स्वर युक्त व्यंजन होते हैं, अर्थात ना में आ स्वर छुपा हुआ है। यहाँ पर हलंत लगा करके हम इसको शुद्ध व्यंजन बना देते हैं और इसका स्वर निकाल करके यहाँ पर लिख दिया है, और आलयः में आ स्वर आपको दिखाई दे रहा है इसमें। तो आ और बड़ा आ मिल करके आपस में बहुत नज़दीक जब आ जाते हैं, ध्वनियाँ आपस में निकट आ जाने पर एक ध्वनि बन जाती है वो बड़ा आ की। इसीलिए वाचनालयः में यहाँ पर बड़े आ की मात्रा आपको दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ हमने बच्चों पढ़ा था स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि 8 प्रकार के हमने बताए थे आपको, जिसमें दीर्घ संधि है आपकी, जिसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। दूसरा गुण संधि, जिसका सूत्र आद् गुणः। तत्पश्चात वृद्धि संधि हमने पढ़ी थी, वृद्धिरेच सूत्र पढ़ा था, और यण संधि पढ़ी थी, जिसका सूत्र इको यणचि, अर्थात इक को यण आदेश हो अचि परे रहने पर। आयादि संधि पढ़ी थी है, जिसका सूत्र है एचो आए ओ आय आवह। इसी प्रकार से पूर्व रूप संधि एंग पर रूपम सूत्र पढ़ा था। तत्पश्चात पर रूप संधि, जिसमें एंग पर रूपम सूत्र पढ़ा था, और अंत में प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि कहाँ होती है? इसका सूत्र ईदूदेद द्विवचनम प्रगृह्यम, अर्थात ईद इकारांत उकारांत और एकारांत द्विवचन शब्द के पश्चात यदि कोई स्वर आता है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो जैसे के तैसा ही लिखा जाता है। अब बच्चों, आज हमारी चर्चा का जो मुख्य विषय है, मुख्य बिंदु है, वो व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं। परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी व्यंजन का किसी परवर्ती व्यंजन, परवर्ती अर्थात बाद में आने वाले व्यंजन या स्वर के साथ व्यंजन के साथ मेल होता है तो व्यंजन वर्ण में विकार उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और यह विकार प्रायः पूर्ववर्ती व्यंजन में होता है। फिर से बच्चों समझ लीजिए, जब किसी व्यंजन का किसी परवर्ती स्वर या व्यंजन के साथ, जब किसी व्यंजन का परवर्ती अर्थात बाद वाले व्यंजन के साथ, व्यंजन हो अथवा स्वर हो, उसके साथ मेल होता है तो व्यंजन वर्ण में विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और यह विकार प्रायः पूर्ववर्ती अर्थात पहले वाले में होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप रामश्चिनोति, रामश्चिनोति बना, कैसे बना? रामस में सा आपका दंत सा है और सा के पश्चात व्यंजन है, अर्थात सा व्यंजन है और सा व्यंजन के साथ चा, चवर्ग का चा है, अर्थात इसमें परिवर्तन होगा। यह चा अपने रूप को परिवर्तित करके शा में अर्थात तालव्य शा में परिवर्तित हो जाता है, और यहाँ पर आपको तालव्य शा दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण स्वर के साथ मेल कराते हैं कि जगत धन ईशः, जगदीशः। जगत का ता है, तवर्ग का ता प्रथम अक्षर, और ई आपको दिखाई दे रहा है ईशः का, अर्थात व्यंजन के बाद स्वर से व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो रहा है। परिवर्तन किस में हो रहा? पूर्ववर्ती अर्थात पहले वाले व्यंजन में ही। परिवर्तन बच्चों हमेशा पहले वाले में ही, इसको स्थानी भी कहते हैं। स्थानी में परिवर्तन होता है, और ता किस में बदल गया है? दा में। ता और ई मिला करके ता परिवर्तित हो गया दा में, अर्थात ता के स्थान पर यहाँ पर दा लिखा हुआ है और ई मिला देंगे तो जगदीशः शब्द बनेगा।
व्यंजन संधि के भेद या प्रकार। कितने प्रकार के बच्चों? वैसे तो संधि व्यंजन संधि बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन आपके कोर्स में जो संधियां हैं मैं सिर्फ आज उन्हीं पर चर्चा करूंगी। सबसे पहले आपकी संधि श्चुत्व संधि। श्चुत्व संधि का सूत्र है स्तोह श्चुनाश्चुः। स्तोह अर्थात सा, दंत सा और तवर्ग, दंत सा और तवर्ग के बाद यदि तालव्य सा और चवर्ग हो तो सा शा में और त च में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात सा तालव्य सा और तवर्ग, केवल ता नहीं परिवर्तन होगा, तवर्ग पूरा तवर्ग चवर्ग में बदल जाएगा। जैसे जगत जननी, एक उदाहरण लेते हैं। जगत जगत है और जननी, तवर्ग के बाद परवर्ती व्यंजन क्या है? जा। जा चवर्ग का है, तो तवर्ग के बाद चवर्ग का जा होने के कारण यहां पर उसी वर्ग का, चवर्ग का जा, ता जो है वो जा में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर आपको आधा शुद्ध व्यंजन आधा जा दिखाई दे रहा है। दूसरा उदाहरण कश्चित। कश्चित का कस धन चित, सा के पश्चात चा चवर्ग का चा है, तो सा किस में परिवर्तित होगा? यहाँ पर सा हमने कहा था शा तालव्य शा में परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ पर कश्चित में तालव्य शा, अर्थात ये शा चवर्ग होने पर, शा के पश्चात चवर्ग होने पर शा तालव्य शा में या बड़ा शा कह सकते हैं में परिवर्तित हो गया है। इसी प्रकार से, और इसीलिए बच्चों एक खास बात, सा या तवर्ग के बाद शा या तवर्ग चवर्ग आता है तो तालव्य शा और चवर्ग हो जाता है, अर्थात इश्चु हो जाता है। इसीलिए इस संधि का नाम भी इश्चुत्व संधि है, अर्थात इश्चु का भाव जिसमें छिपा हो वो इश्चुत्व संधि है। अगली संधि इष्टुत्व संधि। नाम से ही बच्चों पता चलता है कि ये इसमें क्या परिवर्तन होना है। इसमें भी सा या तवर्ग के बाद षटकोण वाला शा या टवर्ग आए, शा या तवर्ग के बाद मूर्धन्य सा या टवर्ग आता है, तो ये सा अर्थात आपका दंत सा मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाता है और तवर्ग टावर्ग में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए इस संधि का नाम इष्टुत्व संधि है, अर्थात इष्टुत्व का भाव इसमें छिपा हुआ है, अर्थात स्तोह के स्थान पर इष्टुः आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण तट्टीकः, तत् धन टीकः। तत् का ता है, तवर्ग के बाद क्या है? टवर्ग है, टा है, इसलिए तवर्ग टवर्ग में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात इस स्थान पर परिवर्तन होगा, विकार होगा और यहां पर क्या हो जाएगा? आधा टा। यहां पर आपको आधा टा दिखाई दे रहा है उदाहरण में। दूसरा उदाहरण है उड्डयनम। उत्तधन डयनम, तवर्ग के बाद डा है, टवर्ग का डा है, इसीलिए टवर्ग का डा ही यहाँ पर तीसरा अक्षर टवर्ग में हो जाएगा, इसीलिए उड्डयनम ता डा में परिवर्तित हो गया, इष्टुः में परिवर्तित हो गया, इसीलिए इसको हम इष्टुत्व संधि कहते हैं। अगली संधि जश्रुत्व संधि। जश्रुत्व संधि में सूत्र है आपका झलाम जसो अंते। बच्चों झलाम, जो झल है आपने माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं और माहेश्वर सूत्र के बाद आपने उन सूत्रों से प्रत्याहार बनाना भी सीख लिया है, इसलिए झल प्रत्याहार के अंतर्गत आपको पता है, मैं पुनः बता देती हूँ, झल में झबे से आप शुरू करेंगे
और हल तक के आपके समस्त वर्ण, समस्त माहेश्वर सूत्र आ जाएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, आप सिर्फ हैवरट छोड़ दीजिए, लण और यम गणनम छोड़ करके सारे जितने व्यंजन हैं वो इस झल के अंतर्गत हैं। अगर आप और सरल ढंग से इसको समझेंगे तो झल में क्या आ जाएगा, पहला वर्ग, वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर और चौथा अक्षर, और इसके साथ साथ तीनों सा और हा, वो झल कहलाएंगे। इसके पश्चात कोई भी वर्ण आए, कोई भी व्यंजन हो तो उसको जस आदेश हो जाता है। झल के बाद कोई भी व्यंजन आने पर, वो चाहे स्वर हो अथवा व्यंजन हो, कोई भी स्वर या व्यंजन आने पर झल जस में परिवर्तित हो जाएगा। जस क्या है बच्चों, जब गड दश, महेश्वर सूत्र में आपने देखा जा, ये चवर्ग का तीसरा अक्षर है, बा, पा फा बा, पा वर्ग का तीसरा अक्षर है, गा, का वर्ग का तीसरा अक्षर है, ज ब ग ड, ट वर्ग का तीसरा अक्षर डा है, और दा, त वर्ग का तीसरा अक्षर है। अर्थात झल के स्थान पर जस आदेश होने का मतलब यह है कि यहाँ पर झल पहले कोई भी हो स्थानीय में, उसके बाद कोई भी व्यंजन आए, परिवर्तन कहाँ होगा, झल में। झल क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे दिगंबरः, एक उदाहरण ले लिया, दिगंबरः को अलग अलग करेंगे तो दिक धन अंबरः। दिक में का है, का क्या है, कवर्ग का पहला अक्षर का है, और का के तुरंत बाद आ है स्वर आपका, तो गा किस में परिवर्तित हो जाएगा, गा तीसरे अक्षर में। अर्थात कवर्ग का तीसरा अक्षर गा है, गा में परिवर्तन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर गा लिखा हुआ है का के स्थान पर, और रूप बना दिगंबरः। इसी प्रकार से वागीशः, वाक धन ईशः, वाक में का है आपका, कवर्ग का पहला अक्षर का, और उसके पश्चात ई है, का किस में परिवर्तन हुआ, पुनः अपने वर्ग के गा में परिवर्तित हो गया, और गा के बाद ई की मात्रा लगने पर यहाँ पर वागीशः, गा में ई की मात्रा मिल गया है, संधि कर दी गई है, और वागीशः शब्द सिद्ध होता है। एक और चीज बच्चों इसमें ध्यान देने की बात है कि का वर्ग कंठ वर्ग है, तो कंठ वर्ग जो है वो व्यंजन में जब हम इसमें जाएंगे जस में, तो जस में जो वर्ण व्यंजन कंठ का होगा वही आदेश यहाँ पर होगा। तो या तो बच्चों आप ये कह सकते हैं कि का के स्थान पर उसी वर्ग का गा हो जाएगा, अथवा कंठ स्थानी के स्थान पर कंठ स्थानी तृतीय अक्षर हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी वर्ण हो सकता था, यदि चा वर्ग का होता तो चा वर्ग का ही, तालु वर्ग का ही यहाँ पर तृतीय अक्षर होता। अगला सूत्र है बच्चों, संधि का नाम है चर्त संधि। चर्त संधि का सूत्र है खरिचा। संधि का नाम बच्चों आपको बताया हमने कि जो आदेश होगा उस आदेश के नाम पर ही संधि का नाम होता है। जैसे जसोवंते जस आदेश हो रहा था इसलिए जस्तु संधि है, यहाँ पर चर्त संधि है। सूत्र खरिचा। खरिचा सूत्र क्या कह रहा है, आपने यहाँ झल पढ़े, झल के बाद, झल वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा शाखा शाह के बाद यदि खर प्रत्याहार आता है, खर प्रत्याहार में वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण और साथ ही साथ तीनों सा आपके आ जाते हैं, तो झल प्रत्याहार के पश्चात खर प्रत्याहार आने पर चर आदेश हो जाता है। चर क्या है, चट तव, वह हटा दीजिए, कपय, कपय का या यानी इत संज्ञक है, इन संज्ञक वर्णों को हटाने के पश्चात आपका वर्ग का प्रथम अक्षर बचा। तो यहाँ पर झल के बाद खर आने पर, परे क्या हो, खरी सप्तमी विभक्ति है यानी ये बाद में ही होगा, ये आने पर चर आदेश हो जाता है, अर्थात उसी वर्ग का प्रथम अक्षर
हो जाता है। जैसे सद धन पुत्र, दा है, ता वर्ग का दा है और उसके पश्चात खर है। खर में पहला और दूसरा होना चाहिए या फिर तीनों सा में से कोई हो, तो खर, ये भी खर है। और खर आने पर पहले वाले में क्या परिवर्तन हो गया, उसी वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा। उसी वर्ग का अर्थात दाता वर्ग का है, तो ता वर्ग का पहला अक्षर क्या है, ता है, इसलिए यहां पर सतपुत्र रूप सिद्ध होता है। ता यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से उद धन साह, उत्साह रूप बना। उद के पश्चात, दा के पश्चात सा है, दंत सा है, तो परिवर्तन किस में होगा, पूर्ववर्ती व्यंजन में। दा के स्थान पर उसी वर्ग का, अर्थात ये खर है आपका और ये आपका झल है। झल के बाद खर आने पर चर आदेश हो जाता है, अर्थात उसी वर्ग का पहला अक्षर। दा है ता वर्ग का, ता वर्ग का पहला अक्षर ता है, इसलिए यहां पर ता आपको दिखाई दे रहा है। इसके पश्चात अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि का सूत्र है मु अनुस्वारः। मु अनुस्वारः सूत्र क्या कहता है कि मां को अनुस्वार आदेश हो जाए, मां को अनुस्वार हो जाए। यहां पर देवम वंदे, देवम वाह में मां है, यह अनुस्वार, और वंदे यहां पर अलग अलग करेंगे, देवम धन वंदे। मां हलंत आपका मां है, मां के पश्चात व्यंजन है, व्यंजन आने पर या हल कह सकते हैं, हल आने पर मां अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, इसीलिए यहां पर देवम के ऊपर अनुस्वार आपको दिखाई दे रहा है। अगली संधि आपकी परसवर्ण संधि। परसवर्ण संधि में सूत्र है अनुस्वारस्य यै परसवर्णः। क्या सूत्र कह रहा है कि अनुस्वार के पश्चात यै आ जाने पर, यै क्या है, हैवरट से हा को छोड़ करके या से लेकर कपय के या तक सारे व्यंजन आपके यै के अंतर्गत आते हैं। तो अनुस्वारस्य यै परसवर्णः, अनुस्वार के पश्चात यै का कोई भी व्यंजन आता है तो उसका परसवर्ण हो जाता है। जैसे परसवर्ण हो जाता है उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। जैसे मुंचितः, मुम धन चितः। अब अनुस्वार है, उच्चारण करेंगे मुम का तो अनुनासिक, अनुस्वार का नासिका से उच्चारण बाद में होता है, तो अंतिम क्या है इसका, अनुस्वार। माँ का उच्चारण में अंतिम जो व्यंजन निकल रहा वो माँ है। माँ के पश्चात आपका ये वर्ण का चा है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, उसी वर्ग के पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। चवर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है, चा छा जा झ या होता है, तो या में परिवर्तित हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर या दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से कम पते, कम धन पते, कम पते, कम माँ के बाद अनुस्वार के पश्चात आपका यह है, तो अनुस्वार किस में परिवर्तित हो जाएगा, पा वर्ग के पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। पांचवा अक्षर क्या है, पा फा बा भा मा, मां में परिवर्तित हो जाएगा। बच्चों, अनुस्वार संधि को थोड़ा विस्तृत हम पढ़ लेते हैं, इसकी विस्तार से जानकारी लेते हैं। सूत्र इसका मो अनुस्वारा अभी हमने पढ़ा। यदि किसी पद के अंत में अर्थात पदांत में माँ हो और माँ से परे कोई हल अर्थात कोई भी व्यंजन हो, अर्थात व्यंजन हो, तो माँ अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। वही अभी जो हमने पढ़ा, उदाहरण स्वरूप देवम वंदे, देवम माँ के पश्चात वाह है यानी यह है, तो आपका प्रथम क्या है, पदांत क्या है, पदांत आपका अक्षर है माँ, और माँ के पश्चात आपका यही है वाह है, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, अनुस्वार।
इसी प्रकार से गृहम गच्छति, गृहम के पश्चात गा है, गा आपका व्यंजन है, तो माँ के बाद व्यंजन आने पर गा माँ अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। अनुस्वार का आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से विद्यालयम गच्छत, विद्यालयम में माँ है पदांत में, और पदांत में माँ के बाद में आपका व्यंजन गा है, तो माँ अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार से रामम नमामि, रामम नमामि में रामम का माँ है पदांत में, और माँ के पश्चात आपका व्यंजन ना दिखाई दे रहा है, तो माँ के पश्चात व्यंजन होने पर माँ अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। विशेष बात इसमें ध्यान रखने की ये है बच्चों कि यदि पदांत में माँ हो, जैसा कि अभी हमने देखा कि पदांत में विद्यालयम गच्छति माँ है, उससे परे कोई स्वर अगर आए, व्यंजन आए, तो माँ अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता। किंतु यदि व्यंजन आए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं, उसमें स्वर आए तो स्वर में आने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात पदांत माँ ज्यों का त्यों स्वर के साथ जोड़कर लिख दिया जाता है। जैसे रामम, रामम आगच्छति, रामम धन आगच्छति, यहाँ पर व्यंजन के स्थान पर स्वर आया है, अर्थात ये अब अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा, यह मिला करके लिख दिया जाएगा रामम आगच्छति। उसी प्रकार रामम आकर्णयति, रामम धन आकर्णयति, माँ के बाद स्वर आने पर माँ ज्यों का त्यों मिलाकर लिख दिया गया है। दूसरा सूत्र बच्चों, परसवर्ण संधि का अनुस्वारस्य यही परसवर्णः। नियम, यदि अनुस्वार से पड़े यह प्रत्याहार का कोई, अर्थात वर्गों के सभी वर्ण तथा या रा ला वा आपके हो, तो वर्ण हो तो अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम अक्षर या पंचम वर्ण विकल्प से हो जाता है। जैसे संजयः, सम धन जयः, सम में अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद जा है, तो जा का ही वर्ग का ही तृतीय अक्षर हो गया, वो पंचम अक्षर हो गया है। इसी प्रकार से शांतः में शाम धनतः, शाम अर्थात अनुस्वार के पश्चात तवर्ग है, तो तवर्ग का पंचम अक्षर ना हो गया है। इसी प्रकार से अंकः में अम के बाद क है, अर्थात अनुस्वार के पश्चात का है, तो कवर्ग का पंचम अक्षर न हो गया है। इसी प्रकार से अंकितः में भी अम अनुस्वार है और अनुस्वार के बाद कवर्ग का है, तो कवर्ग का ग शब्द वो अक्षर हो जाएगा। इसी प्रकार से गंगा में गम धन गा, अनुस्वार के बाद गा है, तो गा के स्थान उसी वर्ग का गा हो गया। और अंतिम कुंठितः में कुंभ का अनुस्वार के पश्चात ठा होने पर टवर्ग का ण हो गया है। बच्चों, आपके लिए अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, यह आप अपनी कॉपी में अभ्यास कार्य कर लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों का अभ्यास करें। व्यंजन संधि की परिभाषा लिखिए। दूसरा, निम्नलिखित में संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखिए। अहम धावामि। दूसरा है सत्यम वद। तीसरा संचयः। चौथा सम्मानः और पांचवा शंका। बच्चों, मुझे आशा है आप सबको आज की कक्षा पसंद आई होगी, आपको रुचिकर लगी होगी और आप जरूर कुछ न कुछ सीखे होंगे और अभ्यास करते रहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।